आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इब्राहिम सक्का, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चों इब्राहिम सक्का, इसके मुसन्निफ है सलाम बिन रज्जाक और यह एक मुख्तसर अफसाना है। बच्चों इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सलाम बिन रज्जाक के बारे में पढ़ाकर समझा दिया। आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग के बारे में समझिए कि हेडिंग का मतलब क्या है। बच्चों इब्राहिम एक नाम है और सक्का का मतलब होता है बच्चों पानी पिलाने वाला। आप बोलेंगे कि पानी पिलाने वाला का मतलब क्या है। बच्चों पहले जमाने में हर किसी के घर में चापाकल नहीं हुआ करते थे, कहीं कहीं कुआं होता था, लोग कुएं से पानी भरकर अपने घर में लाते थे और उसको पिया करते थे। बच्चों कुएं तक जाना और वापस घर तक आना, इसमें बहुत ही समय की बर्बादी होती थी, इसलिए लोग क्या करते थे कि एक इंसान को हायर कर लेते थे, एक इंसान को रख लेते थे और वह इंसान कुएं से पानी भरकर सबके घर में पानी भर देता था और लोग उसको पैसे दे दिया करते थे। तो बच्चों जो वो काम जो पानी पिलाने का काम करता था, सबके घर में पानी भरने का काम करता था, उसी को सक्का बोला जाता था। तो इब्राहिम कैसा काम करता था, यह सबके घर में पानी पिलाने का काम करता था और इसी पर इस कहानी को लिखा गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इस हेडिंग का मतलब समझ गए होंगे। आइए हम चैप्टर को पढ़कर समझते हैं। सबसे पहले आप बच्चों इस चैप्टर का ओवरव्यू समझिए, यह चैप्टर किस बारे में है। बच्चों इस चैप्टर में एक इंसान रहते हैं, वो एक गांव में एक इंसान रहते हैं और जब वो बड़े होते हैं, जब वो छोटे से बड़े होते हैं तो वो एक टीचर बन जाते हैं, एक शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुमको इस गांव में नहीं रहना है, क्योंकि इस गांव में एक बीमारी फैली है जिसका नाम है नारू, तुमको भी वो बीमारी हो जाएगी, इसलिए तुम दूसरी नौकरी कर लो और तुम दूसरे शहर में चले जाओ, यहाँ से तुमको जाना पड़ेगा। वो दूसरे शहर में चले जाते हैं। 25 बरस के बाद उनको फिर जब वो इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर की हैसियत उनको उसी गांव में भेजा जाता है जहां उनका गांव था और जहां वो पले बढ़े थे। जब वो वहां पर आते हैं तो जब उस गांव में आते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और हर चीज को देखकर उनकी जो बचपन होती है वो याद आ जाती है। अब बच्चों मैं इस कहानी को पढ़ूंगा तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब्दुल रब, आपकी स्कूल की तालीमी हालत इत्मीनान बख्श है। मैंने अपने रिमार्क्स में तफसील से इसका जिक्र कर दिया। मैंने आपको बताया ना बच्चों, वो जो इंसान आते हैं वो स्कूल का जायजा लेने आते हैं कि स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो रही है नहीं, तो वो एक स्कूल में आते हैं। उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम रहता है अब्दुल रब। वो अब्दुल रब से बोलते हैं कि मैंने आपके जो स्कूल है उसका जो तालीमी हालत है, इसमें जो पढ़ाई लिखाई होता है वो अच्छा है, इत्मीनान बख्श है। मैंने अपने रिमार्क्स का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी कॉपी जिसमें अच्छाई बुराई और या खमी या खराबी को दिखाया जाता है, उसे हम रिमार्क्स बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने रिमार्क्स में इसके बारे में बता दिया है कि आपका जो स्कूल है उसमें तालीमी हालत एकदम इत्मीनान बख्श है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। अब्दुल रब का चेहरा खिल उठा। अब्दुल रब बोलते हैं कि शुक्रिया, वो मुस्कुरा कर बोलते हैं। अब मैं कुछ देर बाहर खेतों में टहलना चाहता हूँ, मैंने ऐनक लगाते हुए कहा। वो जो इंसान मैंने आपको जिनके बारे में बताया, वो जो आते हैं स्कूल का मुआयना करने, स्कूल का इंस्पेक्शन करने, वो अब्दुल रब से बोलते हैं कि अब मैं कुछ देर बाहर खेतों में टहलना चाहता हूं। वो चश्मा, ऐनक का मतलब होता है बच्चों चश्मा, वो चश्मा लगाते हुए बोलते हैं अगर आप चाहें तो किसी को आपके साथ, और वो अब्दुल रब बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ किसी इंसान को भेज देता हूं ताकि आप इस गांव में, क्योंकि अकेले हैं, नहीं इसकी जरूरत नहीं। और वो बोलते कि नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। सर रात के खाने का इंतजाम गरीब खाने पर किया है, आइएगा ना। और अब्दुल रब बोलते हैं कि रात के खाना का इंतजाम मेरे घर है, आप आइएगा ना। ठीक है, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैंने स्कूल की इमारत से बाहर निकलकर खुली हवा में एक गहरी सांस ली। सामने खेतों का लामितनाही सिलसिला फैला हुआ था। बच्चों लामितनाही सिलसिला का मतलब होता है जहां तक नजर जाए वहां तक खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। अगर कोई पूछे कि लामितनाही का मतलब क्या होता है, तो हमारी नजरें जहां तक जाए, लामितनाही खेत, हमारी नजरें जहां तक जाए वहां तक खेत ही खेत नजर आता है, तो उसे हम बोलते हैं लामितनाही सिलसिला। तो लामितनाही सिलसिला फैला हुआ था। फसल कट चुकी थी, अलबत्ता कटे हुए पौधों के ठट खेतों से झांक रहे थे। दाईं तरफ मस्जिद का हरा गुंबद और इसका ऊंचा मीनार नजर आ रहा था। जब वो स्कूल की इमारत से बाहर निकलते हैं रिमार्क्स में उनके बारे में लिखकर, तो जो जाहिर सी बात है कि इंसान जो इंसान जहाँ का रहता है, अगर वहाँ जाता है, अगर वो ध्यान से सब चीज़ देखता है तो उसको अपना बचपना याद आ जाता है। तो उसी तरह जब ये स्कूल की इमारत से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ जब ये देखते हैं तो ये कहते हैं कि उसके बारे में ये बता रहे हैं कि फसल कट चुकी थी, अलबत्ता कटे हुए पौधों के डट खेतों से झांक रहे थे। दाईं तरफ मस्जिद का हरा गुंबद और इसका ऊंचा मीनार नजर आ रहा था। पास ही तालाब में 2-4 बच्चे नहा रहे थे और तालाब की दूसरी सिमत का मतलब होता है बच्चों और तालाब की दूसरी ओर पटेल राइस मिल की चिमनी से धुआं
निकलता दिखाई दे रहा था। राइस मिल की धक धक की हल्की आवाज यहाँ से भी सुनाई दे रही थी, जैसे सन्नाटे का दिल धड़क रहा हो। वो कह रहे हैं कि उस समय बच्चों हर किसी के घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, वो उस समय हर जगह अंधेरे था। तो वो कह रहे हैं कि जब राइस मिल चलती थी, राइस मिल समझते हैं ना, जहाँ पर चावल कूटा जाता है, जहाँ पर धान से चावल निकाला जाता है, तो वही कह रहे हैं कि जो राइस मिल चलती थी तो वो धक धक करती थी, ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटे का दिल धड़क रहा हो। धूप अपने पर समेट रही थी और शाम के साए लंबे हो रहे थे। धूप अपने पर समेट का मतलब होता है बच्चों अब रात होने वाली थी। मैंने मुड़कर देखा, स्कूल की इमारत बहुत पीछे रह गई थी। 25 बरस पहले का धुरन गांव मेरी याददाश्त में जिंदा हो रहा था। अरसा हुआ मैं इस गांव और देहात की हर एक बात को एक नाखुशगवार ख्वाब की तरह भूल चुका था, मगर किसे पता था कि 25 बरस बाद मुझे एक बार फिर यहाँ एक इंस्पेक्टर की हैसियत से उसी स्कूल का मुआयना करने आना पड़ेगा जहाँ एक मुदर्रिस की हैसियत से मेरा तकर्रुर हुआ था। वो कह रहे हैं कि जब वो स्कूल की इमारत से बाहर निकलते हैं तो वो आजू बाजू जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं और मन में सोचते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊँगा जहाँ मैं पला बड़ा था, जहाँ मैं जवान हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊँगा, लेकिन 25 बरस के बाद मैं एक इंस्पेक्टर की हैसियत से फिर इसी गाँव में आ गया। वो बहुत ही खुश होते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान बच्चों जहाँ पर रहता है, जहाँ पर वो पलता बढ़ता है, अगर वो उस इंसान को उस जगह से दूर जाना पड़े और वापस वहीं पर आना पड़े तो उस इंसान के अंदर खुशी जरूर आती है। इंसान की बच्चों फितरत है। इन दिनों धूरन गांव में ना बिजली थी ना नल आया था। लोग कुओं का पानी पीते थे और अक्सर नारू जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला रहते थे। वहाँ का पानी बच्चों गंदा था। जो कुएं का जो वैसे तो बच्चों जो कुएं का पानी होता है वो साफ होता है, उसमें केमिकल डाला जाता है, क्लोरीन, लेकिन कह रहे हैं कि जो वहाँ का कुआं का पानी था वो गंदा था तो लोग उसको पीते थे। गंदा बच्चों पीजिएगा पानी और गंदा पदार्थ खाइएगा, मतलब सड़े हुए और खाना खाइएगा तो आपको बीमारी होगा। और नारू बच्चों होता है एक तरह से दौरा पड़ना, दौरा समझते हो ना, दौरा पड़ने वाली बीमारी मुब्तला रहते थे। जब मुझे तकर्रुरी का ऑर्डर मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मुदर्रिस बनना मेरा ऐसा ख्वाब था जो मैं बचपन से देखता आया था, मगर अहबाबो रिश्तेदार ने नारू का ऐसा नक्शा खींचा कि मेरे तस्वुर में नारू का कीड़ा किसी खौफनाक अंदेशे की तरह कुल बुलाने लगा। वो कह रहे थे कि जब मैं शुरू से सोचा था, मैं बचपन से सोचता था कि मैं पढ़ लिख कर एक उस्ताद बनूंगा, एक टीचर बनूंगा, लेकिन जो घर वाले हैं वो मुझे डरवा दिए हैं कि अगर तुम इस गांव में रहोगे तो तुम्हें भी नारू जैसी बीमारी हो जाएगी, तुम्हें भी दौरा पड़ने लगेगा। तो मैंने छोड़ दिया। मेरे तसव्वुर, मेरे दिलो दिमाग में नारू का कीड़ा किसी खौफनाक अंदेशे और मुझे मेरे दिलो दिमाग में डर बैठ गया। तसव्वुर का मतलब होता है बच्चों दिलो दिमाग में मेरा डर बैठ गया और मैं नौकरी, जो टीचर की जो नौकरी थी उसको मैंने छोड़ दिया। लंबा और लजलजा कीड़ा, अब बता रहे उस कीड़े के बारे में, लंबा और लजलजा कीड़ा जो किसी केचुए के मानिंद टुकने बच्चों टुकने समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पैर है, पैर और बच्चों यहाँ पर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर एक हड्डी निकला रहता है, इसी को हम टुकने बोलते हैं। मानिंद टुकने के ऊपर एक छोटे से जख्म से निकलकर पहले पाँव और फिर पूरे बदन के गिर्द धागे की तरह लपेट जाता था। मगर यह खौफ आरजी था। कह रहे हैं कि मैं उस कीड़े के बारे में सोचने लगा कि अब मेरे अंदर भी वो कीड़ा चला जाएगा और मुझे भी दौरा पड़ने लगा, मुझे भी नारू जैसी बीमारी हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो खौफ था वह एक आरजी था। आरजी का मतलब होता है बच्चों थोड़े समय के लिए था, ज़्यादा दिन तक यह खौफ नहीं रहा और अब मैं होशियार हो गया था। अब मैं इस खौफ से डर नहीं रहा था। मुलाजमत मिलने की खुशी रफ्ता रफ्ता मेरे हर खौफ पर गालिब आ गई थी। कह रहे हैं मुलाजमत मिलने की खुशी रफ्ता रफ्ता मेरे हर खौफ पर गालिब हो गई थी। जब मैं टीचर बना था तो मैं नहीं सोच रहा था कि नारू मुझे भी हो जाएगा, नहीं। जो मुलाजमत की जो खुशी थी, जो नौकरी की जो खुशी थी, वो रफ्ता रफ्ता मेरे खौफ पर, वो जो मेरा डर था उसके ऊपर हावी हो गई थी। मेरा जो ख्वाहिश था, मेरा जो मुलाजमत मिलने की जो खुशी थी, वो खौफ से जीत गई। ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज धूरन गांव के स्कूल में हाजिर हो गया था। जब इंस्पेक्टर बन गए थे दूसरे शहर जाकर, तो ऑर्डर जब इनको मिला था कि तुमको उस गांव में जाना है और उस गांव में जो स्कूल है उसका तुम्हें इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन जो करता है वो उसे हम इंस्पेक्टर बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे ना इंस्पेक्टर। भैया इंस्पेक्टर मतलब क्या? जो इंस्पेक्शन करता है, जो जांच पड़ताल करता है, अच्छे बुरे की पहचान करता है। तो ऑर्डर के मुताबिक इनको जो ऑर्डर मिला तो तीसरे रोज धूरन गाँव, उस गाँव का नाम बच्चों क्या था, धूरन एग्जाम में आता है कि इब्राहिम सक्का अफसाना में जिस गाँव का
जिक्र किया गया उसका नाम क्या है, तो धूरन गांव के स्कूल में हाजिर हो गया। स्कूल में मेरे अलावा 2 असातिज़ा और थे, उस्ताद की जमा बच्चों असातिज़ा, तो कह रहे हैं कि स्कूल में मेरे अलावा 2 असातिज़ा 2 शिक्षक और थे। जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज, स्कूल इंचार्ज का मतलब होता है बच्चों जो स्कूल की देखभाल करता है, जो स्कूल के नियम कानून को बनाए रखता है, मतलब प्रिंसिपल। जनाब बदरुद्दीन, स्कूल के बच्चों हेडमास्टर का नाम क्या था, जनाब बदरुद्दीन। और दूसरे अमीर अली, और एक और शिक्षक थे अमीर अली, जो मेरी तरह मुआविन मुदर्रिस थे। बच्चों मुआविन का मतलब होता है सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक थे, मतलब सहायक शिक्षक समझते हैं बच्चों, टेम्पोररी, जिनको मतलब रखा जाता है मतलब ठेका पर कि आपको 4 से 5 साल पढ़ाना है, वो सरकार की तरफ से नहीं आते हैं, उनको रखा जाता है बाहर से, तो वो सहायक शिक्षक थे। अमीर अली की सर्विस 15 बरस पुरानी थी और वो 15 साल से सहायक शिक्षक थे उस स्कूल में। उनका पिछले साल ही यहाँ तबादला हुआ था, वो दूसरे स्कूल में थे लेकिन तबादला होकर वो इस स्कूल में आ गए थे, धूरन गांव के स्कूल में आ गए थे। इन्होंने स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। अमीर अली ने मुझे भी अपने साथ रहने की दावत दी, जिसे मैंने बखूबी कबूल कर ली। वो स्कूल के पास ही एक किराए पर एक घर ले लिए थे और उस घर में वो रह रहे थे। जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे साथ रहिए, तो मैंने बखुशी का मतलब होता है खुशी के साथ, बगम गम के साथ, आवाज़ के साथ, तो बखुशी जिसमें ब लग जाता है बच्चों मतलब के साथ, बखुशी कबूल कर ली। इसी तरह रिहाइश का मसला भी हल हो गया। रिहाइश का मतलब होता है बच्चों रहने का जो मसला था, रहने का जो प्रॉब्लम था कि मैं जाऊँगा तो रहूँगा कहाँ, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। स्कूल में हाजिर होने के दूसरे दिन मैं और अमीर अली सुबह की चाय पी रहे थे कि दुबला पतला मगर मजबूत हाथ पांव वाला 20-25 बरस का एक नौजवान पानी की मस्क लिए कमरे में दाखिल हुआ। बच्चों ये जब जो इंसान जो आए थे, ये और अमीर अली जब ये सुबह चाय पी रहे थे तो अचानक एक इंसान आता है जो मजबूत हाथ पांव वाला, और उसकी उम्र क्या थी, 20-25 बरस का एक। बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको अंडरलाइन पॉइंट आउट करवा दूंगा। पाँव वाला 20-25 बरस का एक नौजवान पानी की मस्क लिए, पानी की मस्क में तो समझते हैं बच्चों, पानी का थैला, मस्क बच्चों चमड़े का बनता था मस्क, जिसमें पानी भरकर सबके घर में पानी इंसान जिस इंसान को हायर किया जाता था वो इंसान सबके घर में पानी जाकर दे दिया करता था। जवान पानी की मस्क लिए कमरे में दाखिल हुआ। सलाम अलैकुम मास्टर साहब, और वो सलाम करता है। उसने हमें सलाम किया और अपनी मस्क से हमारा मटका और बाल्टी भर दिया। अपना जो मस्क लिया था जिसमें पानी वो भरा था, उस पानी को मेरे मटका और बाल्टी में उसने डाल दिया। फिर अपनी ढीली ढाली फटी आस्तीन समझते हैं बच्चों, आस्तीन जब आप कमीज पहनते हैं, जब आप शर्ट पहनते हैं तो शर्ट का वो भाग जो आपके हाथों को ढकता है, पूरे हाथ को ढकता है, उसे ही हम बच्चों आस्तीन बोलते हैं। मतलब बाजू को ढकने वाला कपड़ा ही आस्तीन कहलाता है। तो वही करें। फिर अपनी ढीली ढाली आस्तीन से माथे का पसीना पोंछता हुआ मेरी तरफ देखकर अमीर अली से मुखातिब हुआ। ढीली ढाली बच्चों इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी गरीबी को, उसकी गुर्बत को यहाँ पर जिक्र किया गया है। जो सलाम बिन रज्जाक हैं उसकी गुर्बत को जिक्र किए हैं। उसने हमें सलाम किया और अपनी मस्क से हमारा मटका बाल्टी भर दिया। फिर अपनी ढीली ढाली फटी आस्तीन, बच्चों जो बच्चों थोड़ा सा अच्छा पैसा वाला है वो तो बच्चों फिटिंग कपड़ा सिलवाएगा, तो ढीली ढाली फटी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछता हुआ मेरी तरफ देखकर अमीर अली से मुखातिब हुआ। अमीर मुखातिब का मतलब होता है बच्चों अमीर अली की तरफ खड़ा हो गया। लगता है नए मास्टर साहब है, और उनसे पूछता है अमीर अली से कि लग रहा है कि नए मास्टर साहब आए हैं। हाँ, अमीर अली ने चाय की सपे ली और फिर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोले। अमीर अली बोले कि हाँ ये नए मास्टर साहब हैं। वो चाय पी रहे थे, देखते हुए मुस्कुरा कर बोले शेख साहब यह इब्राहिम सक्का है। और शेख साहब ये जो मुआयना करने आए थे, जो इंस्पेक्शन करने आए थे, उनको शेख साहब सब कोई बोलता था। शेख साहब या इब्राहिम सक्का, इस लड़का का नाम क्या रहता है, इब्राहिम सक्का। इसे लोग अबू के नाम से पुकारते हैं। समझिए अबू गांव का इकलौता साकी है। साकी का मतलब होता है बच्चों पानी पिलाने वाला। अबू गांव का इकलौता साकी है, सब इसी के हाथ का पानी पीते हैं। वो बोलते हैं अमीर अली शेख साहब से, जो इंस्पेक्शन करने आए थे, कि हमारे गांव का इकलौता साकी है और सब इसी के हाथ का पानी पीते हैं। अच्छा, मैंने इब्राहिम सक्का उर्फ अब्बू की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। बच्चों उर्फ समझिए, मैंने आपको अलम की 5 किस्में बताई थी जिसमें एक उर्फ भी होता है। उर्फ का मतलब होता है बच्चों कि असल नाम से लोग अगर अलग नाम से जानने लगे, आपको असल नाम के अलावा जो दूसरा नाम होता है उसे हम उर्फ बोलते हैं। इब्राहिम सक्का इसका असल नाम था, लेकिन हर कोई इसे अबू के नाम से पुकारता था, तो उसे हम उर्फ बोलते हैं। बच्चों एग्जाम में आएगा कि उर्फ किसे कहते हैं, तो असल नाम के अलावा लोग अगर अलग नाम से जाने तो उसे हम उर्फ बोलते हैं। तो वही बोलते हैं अच्छा, मैंने इब्राहिम सक्का उर्फ अब्बू की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर गर्दन हिला
दी। इब्राहिम अपनी तारीफ से खुश हो गया था। इसने एक महबूब मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और मुझे सलाम करता हुआ खाली मस्कीजा लिए हुए बाहर चला गया। बच्चों समझिए, वो खुश हो गया। एक महबूब मुस्कुराहट का मतलब होता है बच्चों छोटी सी स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। किनके तरफ? ये जो शेख साहब थे जो इंस्पेक्शन करने आए थे, मेरी तरफ देखा और मुझे सलाम करता हुआ खाली मस्कीजा, जो खाली मस्क वो जिसमें पानी लेकर आया था तो पानी भर दिया तो जाहिर सी बात है बच्चों खत्म हो जाएगा, वो खाली मस्कीजा लिए हुए बाहर चला गया। इसके पैरों में चप्पल नहीं थी। ये बच्चों चप्पल नहीं थी, ढीली ढाली कमीज। यहाँ पर उसकी गरीबी, उसकी गुर्बत को जिक्र किया गया है कि वह एक गरीब इंसान था। गरीब इंसान था तभी तो बच्चों वो मतलब गरीब इंसान था तभी तो वो बच्चों मतलब पानी पिलाने वाला काम करता था। इसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं बच्चों। अगर कोई मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, छोटी उम्र से वो मजदूरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे जरूर उसके असर के ऊपर जिम्मेवारी है, वो जरूर मजबूर है, तभी वो काम करने पर मजबूर है। चप्पल नहीं थी और वह जमीन पर पांव जमा जमा कर चलता था। जाहिर सी बात है अगर चप्पल नहीं थी जमीन पर पांव इंसान मतलब जमा जमा कर चलता है कि पैर कहीं ना फिसल जाए। चलने में वह जरा आगे को झुक जाता था। शायद मस्कीजा उठा उठाकर उसे इस तरह चलने की आदत सी हो गई थी। वैसे जाहिर सी बात जब आप भारी सामान उठाते हैं तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वही कह रहा है कि जो मस्कीजा जिसमें पानी वो लेकर आता था वो बहुत ही भारी था, तो चलते चलते वो उसकी झुकने की आदत हो गई थी। उसके बदन पर एक बोसीदा कोट था। बोसीदा का मतलब होता है बच्चों फटा पुराना। ये सब जिक्र कर रहे हैं, उसकी हालात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही गरीब था, वो गुर्बत में मुब्तला था। उसके बदन पर एक बोसीदा कोट था जिसके फुसड़े समझते हैं बच्चों आप लोग? जब बच्चों ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो उसमें बच्चों मटका निकल जाता है, तो मटका को ही हम बच्चों फुसड़े बोलते हैं। फुसड़े निकल आए थे। उसने हाफ पैंट पहन रखी थी जिसके एक पांचे में बड़ा सा पेवंद लगा हुआ था जो दूर से भी नजर आ जाता था। उसने हाफ पैंट पहनी थी और उसका जो एक भाग था, पैंट का एक भाग था, उसमें पेवंद लगा हुआ था, मतलब फट चुका था तो कपड़ा डालकर सिल दिया गया था। इब्राहिम उर्फ अब्बू की शख्सियत में ऐसी कोई जाज़बियत मतलब कोई खास बात या गैर मामूली बात नहीं थी कि इसे याद रखा जाता, मगर आगे चलकर धीरे धीरे इब्राहिम सक्का की शख्सियत मुझ पर किसी पुरअसरार मंजर की तरह मुनकशिफ होती चली गई। समझिए बच्चों क्या करें, कह रहे हैं कि वो मामूली इंसान था, ऐसा इंसान नहीं था कि ताकि उसको मतलब ऐसी वो पर्सनालिटी नहीं थी, उसके अंदर मुझे कुछ अजीब सा नहीं लगा कि उसे हमेशा याद रखा जाए। वो एक कॉमन इंसान था इब्राहिम की शख्सियत मुझ पर। लेकिन धीरे धीरे इब्राहिम की शख्सियत, जो उसका जो पर्सनालिटी था, उसका जो हाव भाव था, मुझ पर, किन पर, जो शेख साहब हैं जो इंस्पेक्शन करने आए, मुझ पर पुर का मतलब होता है बच्चों पूरी तरह से असर, मतलब उसका जो शख्सियत था वो धीरे धीरे मेरे ऊपर असर करने लगा। मंजर दृश्य की तरह मुनकशिफ उसका जो पर्सनालिटी था वो पर्सनालिटी था वो मेरे ऊपर हावी होने लगा। मुनकशिफ का मतलब होता है हावी हो जाना। जैसे बच्चों मैं बोलूं कि पढ़ाई मेरे ऊपर मुनकशिफ हो गया है, पढ़ाई मेरे ऊपर हावी हो गया है। एक दिन मैं कमरे में लेटा शौक लखनवी की जहरे इश्क पढ़ रहा था। आप लोग बच्चों 10th में शौक लखनवी एक लिखे हैं बच्चों, जहरे इश्क, इसके बारे में अपनी गजल है, जहरे इश्क पढ़े होंगे। तो एक बार ये पढ़ रहे थे, कौन? शेख साहब जो इंस्पेक्शन करने आए थे। कर दिए जिसने घर के घर खाली, कर दिए जिसने घर के घर खाली। बस जहर इश्क जहर याद रखिएगा। बड़ा लुत्फ आ रहा था। सलाम अलैकुम की आवाज़ कान में पड़ी। चौंक कर देखा इब्राहिम सक्का मस्कीजा लिए कमरे में दाखिल हो रहा था। अचानक वो इंसान आया, कौन? इब्राहिम सक्का। और जब भी आता था तो सलाम जरूर करता था। आप भी बच्चों अगर बड़ों को देखिए तो सलाम जरूर कीजिए, ना की एटीट्यूड में रहिए। तो सलाम वो बड़ों को देखकर वो सलाम करता था। तो आया और सलाम किया और पानी लेकर आया था। इब्राहिम सक्का मस्कीजा, जो मस्कीजा मतलब चमड़े का बना होता है बच्चों और उसमें पानी डाला जाता है, मस्कीजा लिए कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर दोबारा किताब में मुनहमिक हो गया। मुनहमिक का मतलब होता है बच्चों डूब गया। मैं उसको बड़ी ही चाव से पढ़ रहा था। किसको? जहरे इश्क को। इब्राहिम ने कमरे में रखे तीनों खाली बर्तन भर दिए, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, मास्टर साहब एक बात पूछूं? जो इब्राहिम रहता है वो घर में जो बर्तन रहते हैं जिसमें पानी रखा रहता था उसमें पानी वो डाल देता है और वो पूछता है मास्टर साहब से, किन से? शेख साहब से जो इंस्पेक्शन करने आए थे, कि एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? मैंने खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। खुश दिली का मुजाहरा का मतलब होता है मैंने इस्माइल से, मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा। हालांकि सच तो यह है कि मुझे ज़हरे इश्क में इस कदर मजा आ रहा था
था कि उस वक्त उसका यूं खंडट डालना अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि मैं इतना लीन होकर पढ़ रहा था, मैं इतने लगन से जहरी इश्क को पढ़ रहा था कि अचानक वो आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं मतलब पूरा मन लगाकर, कोई उसमें आ जाता है, हमारा भाषण देने लगता है तो गुस्सा तो आता है। तो वही कह रहे हैं, कदर मजा आ रहा था कि उस वक्त का यूं खंडट डालना मुझे अच्छा नहीं लगा। मास्टर साहब सुना है कि आप शायरी करते हैं। वो बोलता है इब्राहिम सक्का कि मैं सुना हूँ कि आप शायरी करते हैं, आप शेरो शायरी लिखते हैं। मुझे शेरो शायरी से रुग़बत थी और फुर्सत के औकात में शुगल के तौर पर तुकबंदी भी कर लिया करता था। समझिए क्या करें, कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं अमीर जो शेख साहब हैं, ये जो इंस्पेक्शन करने आए थे, वो कह रहे हैं कि मुझे शेरो शायरी से रुग़बत थी। रुग़बत का मतलब होता है दिलचस्पी थी, और फुर्सत के, और जब मुझे टाइम मिलता था, फ्री टाइम मिलता था, वक्त की जमा होती है औकात, फुर्सत के औकात में शुगल के तौर पर, शुगल का मतलब होता है बच्चों शौक, शुगल का मतलब शौक के तौर पर तुकबंदी। अब जो आप काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि उस काम के अलावा भी आपका कुछ शौक होता होगा, तो वही उनका शौक था शेरो शायरी करना। तुकबंदी का मतलब होता है बच्चों शेर लिखना। शेर ये लिखते भी थे, कर लेता था। 4-6 गज़लें छोटे मोटे अखबारों में छपी थी, और जो इन्होंने जो गज़ल लिखा था, किन्होंने, जो इंस्पेक्शन करने आए थे शेख साहब, ये गज़ल लिखे थे और वो अखबारों में भी छपी थी। 2-4 मुशायरे भी सर कर लिए थे। मुशायरे का मतलब होता है कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलनों में जहाँ पर कवि बैठते हैं और अपना कविता सुनाते हैं, अपना शेर वो सुनाते हैं, तो 2-4 इन्होंने कवि सम्मेलन में भी भाग लिया था। मगर इस सक्का को मेरी शायरी से क्या लेना देना था। वो कह रहे हैं मन ही मन कि मगर इस सक्का को, ये तो पानी पिलाता है, इसको शेर शायरी से क्या मतलब है। तुमसे किसने कहा, मैंने खुश्क लहजे में पूछा। खुश्क लहजे का मतलब होता है बच्चों हल्की आवाज में। अगर आप किसी को हल्की आवाज में बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुश्क लहजे में बात कर रहे हैं। तुमसे किसने कहा, वो बोलते हैं शेख साहब ये इब्राहिम सक्का से कि तुमसे किसने कहा कि मैं शेरो शायरी करता हूँ। अब्दुल्ला भैंसा बोल रहा था। उस गांव में बच्चों एक इंसान रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला भैंसा। वही कह रहे हैं कि वो मुझसे बताया कि जो नए मास्टर साहब आए हैं, जो नए इंस्पेक्टर आए हैं, वो शेरो शायरी भी करते हैं। वही मुझसे बोला, इसलिए मैंने आपसे पूछा कौन अब्दुल्ला भैंसा। मैंने कदरे हैरत से पूछा। ये जो रहते हैं शेख साहब, वो कहते हैं कौन अब्दुल्ला भैंसा, मैं उसे नहीं जानता हूँ। कदरे हैरत का मतलब होता है बच्चों हैरत के साथ, कदरे गम के साथ। सरपंच का लड़का अब्दुल भैंसा, जो वहाँ का सरपंच रहता है बच्चों। जाहिर सी बात है, आप जहाँ पर रहते हैं नगर परिषद, जहाँ पर बच्चों आप रहते हैं वहाँ पर सरपंच रहता है, तो सरपंच के बेटा का नाम क्या था, अब्दुल्ला भैंसा। एग्जाम में आता है बच्चों, याद रखिएगा। और इब्राहिम सक्का में जिक्र सरपंच के बेटे का नाम क्या था, अब्दुल्ला भैंसा। मुझे अंदर से थोड़ी सी खुशी हुई कि अब लोग बाग इधर इधर मेरी शायरी का जिक्र भी करने लगे। ये कह रहे हैं कि मैं लग रहा है कि मैं अब फेमस होने लगा हूँ। मेरे शेरो शायरी का जिक्र इधर भी होने लगा। इतना जो पिछड़ा गांव है, यहाँ पर जब होने लगा तो शहरों में तो और होता होगा। वो कह रहे हैं मन ही मन, अगरचे यह जिक्र करने वाले अब्दुल्ला भैंसा जैसे लोग ही क्यों ना हो। कह रहे हैं कि वो मतलब ये अच्छा आदमी नहीं था बच्चों, बहुत ही दबंग इंसान था, मतलब गुंडा टाइप का इंसान था, गैंग टाइप का। तो वही कह रहे हैं कि कोई हो इंसान, जब वो मेरी शेरो शायरी की बड़ाई कर रहा है, मेरे शेरो शायरी की तारीफ कर रहा है, तो कोई हो, बड़ाई तो हो रही है ना, मैं फेमस तो हो रहा हूँ ना। हर किसी को बच्चों शौक होता है कि मैं फेमस हूँ, लोग मुझे जाने। मगर मैंने अपनी दिल्ली मुसरत को जाहिर न करते नहीं होने दिया। वही कह रहे हैं, दिल्ली मुसरत का मतलब होता है बच्चों जो दिल के अंदर जो खुशी है। मुसरत का मतलब होता है खुशी, दिल समझते हैं दिल अंदर की खुशी। मगर मैंने अपनी दिल अंदर की खुशी को जाहिर नहीं होने दिया। वो ज़्यादा खुश नहीं हुए। अभी बच्चों अगर ज़्यादा बड़ाई मिलता तो ज़्यादा खुश मत होइए। तो वही कह रहे हैं कि मैंने अपने खुशी को कंट्रोल में रखा, बल्कि उसे अंदर ही अंदर इस तरह छिपा लिया जैसे कंजूस अपनी दौलत छिपाता है। और उस खुशी को, उस बच्चों एक्साइटमेंट को, जब वो मैंने उसे सुना कि सब कुछ कह रहे हैं कि मैं शेरो शायरी करता हूँ, तो मुझे खुशी हुई। लेकिन मैंने उस खुशी को जाहिर ना होने दिया, बल्कि उस खुशी को मैंने छुपा लिया। बच्चों यहाँ से एक सीख भी मिलती है कि ज़्यादा खुश होने पर बच्चों, अगर आपके पास ज़्यादा खुशी आए तो ज़्यादा खुश भी मत होइए। अपने खुशी को कंट्रोल, अपनी भावनाओं को बच्चों कंट्रोल में रखिए, ताकि जब आपके पास दुख आए तो आप दुख को भी कंट्रोल कर पाएँ। कंजूस अपनी दौलत को छिपाता है, वो छिपा लेते हैं, अपने खुशी को छिपा लेते हैं। उसी तरह अपने लहजे को खुश्क रखते हुए कहा। और बच्चों हल्की ही आवाज़ में वो बोलते हैं, खुश्क लहजे मतलब हल्की आवाज़ में। पता नहीं तुम किस अब्दुल्ला भैंसा की बात कर रहे हो। वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम किस अब्दुल्ला भैंसा की बात कर रहे हो, पर आप शायरी करते हैं ना। वो इब्राहिम सक्का बोलता है कि लेकिन आप, चलो अब जानते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप शायरी करते हैं, ये बात सच है ना। इब्राहिम के लहजे में एक तजस्सुस के साथ दबा
जोश था, जैसे यह जान लेने के बाद कि मैं शेर कहता हूँ वह कोई बड़ी शर्त जीतने वाला था। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश थी। तजस्सुस का मतलब होता है बच्चों, इब्राहिम के लहजे में एक तजस्सुस था। तजस्सुस का मतलब होता है बच्चों जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा बोलते हैं और जिज्ञासा को हम उर्दू में तजस्सुस बोलते हैं। तो इब्राहिम के लहजे में इब्राहिम जब पूछ रहा था तो उसके जो लहजा था, उसके बात करने का जो स्टाइल था, उसमें मुझे जिज्ञासा नजर आ रहा था। वो जानना चाहता था कि मैं शेर व शायरी करता हूँ या नहीं, हो या ना, मुझसे वो जानना चाहता था। दबा दबा जोश था। जैसे जान लेने के बाद और वो कह रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर बोल दूं कि हाँ मैं शेर व शायरी करता हूं तो वो बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा शर्त वो जीत जाएगा। बच्चों जाहिर बात, अगर कोई इंसान कोई सवाल पूछता है, अगर वो बात सच हो जाती है तो एक्साइटमेंट तो होता है। पानी भरने वाले एक भिश्ती, भिश्ती समझते हैं वही अलग अलग बच्चों, एक जैसे पानी को बच्चों हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। उसी तरह एक जो सक्का है उसका अलग अलग नाम है। भिश्ती का मतलब होता है बच्चों वही पानी पिलाने वाला। पानी भरने वाले एक भिश्ती का शायरी के बारे में इस कदर इश्तियाक जाहिर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे हैं जो इंस्पेक्शन करने आए थे, जो शेख साहब थे, अब बच्चों मैं शेख साहब बोलूँगा, इंस्पेक्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि एग्जाम में आपको इंस्पेक्शन नहीं लिखना है बल्कि शेख साहब लिखना है। शेख साहब कह रहे हैं कि एक भिश्ती का, एक पानी पिलाने वाला का शेरो शायरी से इस तरह इश्तियाक का मतलब होता है बच्चों गहरी दिलचस्पी। गहरी दिलचस्पी को हम बच्चों इश्तियाक बोलते हैं। इस कदर गहरी दिलचस्पी जाहिर करना मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये तो पानी पिलाने वाला है, इसको ये सब करने आएगा, मतलब अगर करेगा भी तो गलत कर देगा। इसलिए वो कह रहे हैं, मगर चूंकि इस्तफसार मेरी शायरी से मुतल्लिक था। इस्तफसार समझते हैं बच्चों? इस्तफसार का मतलब होता है सवाल। वो सवाल पूछना। वो जो शायरी करते थे वो सवाल पूछने पर करते थे। अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है, चाहे बच्चों प्रेमी है, प्रेमिका है, तो अगर वो शेर शायरी करते थे तो उसमें सवाल का जिक्र होता था, तो वो सवाल वाली शायरी करते थे, मतलब प्रश्न वाली वो शायरी करते थे। क्योंकि अलग अलग प्रकार की बच्चों शायरी होती है। क्योंकि इस्तफसार मेरी शायरी से मुतल्लिक था, मैं जो शेर शायरी करता था उसमें सवाल ज़्यादा पूछा जाता था, इसलिए मेरा लहजा कदरे मुलायम पड़ गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने उससे, मेरा जो लहजा था, मैं खुश्क लहजे में तो बोल रहा था लेकिन अब मैं थोड़ा सा तेज बोलने लगा। मैंने कहा हाँ करता हूँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इब्राहिम सक्का से बोलते हैं कि हाँ मैं शायरी करता हूँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बात यह है मास्टर साहब कि मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। और वो बोलता है इब्राहिम सक्का कि मैं भी थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ। क्या? मैंने ताजुब से पूछा। वो जो रहते हैं जो शेख साहब, वो ताजुब हो जाते हैं, बोलते क्या? मैंने ताजुब से पूछा तुम भी शायरी करते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं भी शायरी करता हूँ। जी हाँ, मगर गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इजाज़त दो तो कल आकर आपको सुनाऊँ। वो बोलता है जो इब्राहिम सक्का रहा था, वो कहता है कि लेकिन गाँव में मेरा सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्या शेर व शायरी करते हो? शेर व शायरी करना बहुत ही पढ़ाई लिखाई वाला काम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि गाँव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। पहले तो जी में आया सख्ती से मना कर दूं, उसके लहजे की लजाजत और इश्तियाक देखकर एकदम से मना करना अच्छा नहीं लगा। कह रहे हैं ये जो शेख साहब, वो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं मना कर दूं, नहीं भैया मुझे नहीं सुनना है, लेकिन कह रहे हैं कि उसके लहजे में जो लजाजत थी, जो दिलचस्पी थी, और इश्तियाक का मतलब होता है गहरी दिलचस्पी थी, उसे देखकर मुझे लगा कि नहीं मैं इसे मना नहीं कर सकता हूँ। चलो मैं इसका जो शायरी होता है, जो इसका शेर है, मैं उसे सुन लूँ। मैंने पूछा तुम कहाँ तक पढ़े हो? ये बोलते हैं शेख साहब कि तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैं चौथी में था कि मेरे बाप को नारू हो गया। वो मेरे बाप को दौरा पड़ा। इब्राहिम सक्का बोल रहे हैं कि मैं चौथी क्लास में था। बच्चों पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग चौथी क्लास तक ही पढ़े होते थे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल बच्चों 1 to 5, वो तो बच्चों पहले के जो लोग थे वो 1 to 5 ही ज़्यादा पढ़ते थे, उसके आगे पढ़ाई वो छोड़ देते थे। तो वही कह रहे हैं, पहले ज़माने की ये कहानी लिखी हुई है। मैं चौथी में था कि मेरे बाप को नारू हो गया। वो चौथी क्लास में था इब्राहिम सक्का कि इसके बाप को नारू हो गया और दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चला गया। उसका सीधा पाँव बेकार हो गया, दौरा पड़ा, उसका जो पाँव था वो इधर उधर हो गया, मतलब मुड़ गया। बाप का काम मुझको संभालना पड़ा। और जब बच्चों बाप मर जाता है तो बच्चों जो अगर बाप तालीम बच्चों से कर रहा था, यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर सलाम बिन रज़ाक ने बताया है कि चौथी क्लास में था, बेचारा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इसका बाप इस दुनिया से चला गया तो घर की जिम्मेवारी इसके ऊपर आ गई। बाप का काम मुझको संभालना पड़ा और घर की जिम्मेवारी को मुझे संभालना पड़ा। गोया पानी भरने का काम तुम्हारा आबाई पेशा है। और शेख साहब बोलते हैं कि इसका मतलब है कि जो पानी भरने वाला जो काम है, तुम हर किसी के घर में जाकर पानी भरते हो, या तुम्हारा आबाई काम है। आबाई का मतलब होता है बच्चों तुम्हारे दादा परदादा भी करते थे इस काम को। मेरे लहजे में छिपी हकारत को वो समझ नहीं पाया। हकारत मतलब समझते हैं बच्चों, जो मेरे अंदर जो सच्चाई थी, मैं जो पूछ रहा था, मैं जिस शब्द से आबाई, वो नहीं समझा क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इन्होंने पूछ दिया कि तुम्हारा आबाई पेशा है। मेरे लहजे में छिपी हकारत को, मेरे चेहरे में मैं जो प्रश्न पूछ रहा था, उस प्रश्न को, उस सवाल को वो समझ नहीं पाया। आबाई यानी क्या? अभी मैंने
मैंने बताया ना बच्चों, इसलिए वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो कह रहा भाई मतलब क्या होता है, यानी पानी भरने का काम तुम्हारा खानदानी पेशा है। तो वो कह रहे हैं शेख साहब कि तुम्हारा जो पानी भरने का काम या खानदानी पेशा है, तुम्हारे मतलब दादा परदादा भी ये काम करते थे, यही समझिए। बोलता है इब्राहिम सक्का कि यही समझिए, मेरा बाप तो यही काम करता था, दादा क्या करता था मालूम नहीं। वो बोलते हैं कि मेरे जो बाबूजी थे वो यही काम करते थे, लेकिन दादा क्या करते थे इसका मालूम मुझे नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चे, उसकी जात में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। बस जो इंसान थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, तो उसके बारे में इंसान जानना चाहता है कि वो क्या है और वो कहाँ रहता है। तो वही कह रहे हैं ये शेख साहब कि तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उसकी जात में मेरी दिलचस्पी बढ़ती रही थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी उसके बारे में मैं जानना चाहता था। कौन? शेख साहब। अभी तक शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से होगा? मास्टर साहब वो कह रहा है कि अभी तक शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से आ जाएंगे। सही बात है बच्चों। उसने कदरे शर्माते हुए शौखी से कहा, वो शर्मा कर, कदरे शर्माते का मतलब होता है बच्चों शर्माक और शौखी, मतलब बहुत ही दिलचस्पी से कहा। मैं भी हंस दिया और वो भी हंसा और मैं भी। वो बोलता है कि अभी तक शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से आ जाएगा, तो फिर कब आऊँ? उसके लहजे में बेताबी थी और बोल रहा है कि आपको शेरो शायरी सुनाने मैं कब आऊँ। उसके लहजे में बेताबी थी, वो चाहता था कि मैं इनको सुना दूँ ताकि ये बताएं कि मैं कैसा लिखता हूँ। कल मगरिब बाद आ जाना, मैंने यूं ही टालने के लिए कहा। वो कह रहे हैं कि कल मगरिब बाद आ जाना, मैं यूं ही टालने के लिए कहा। अच्छी बात है, उसकी बांछें खुल गई थी। समझिए बच्चों, उसकी बांछें ये बच्चों मुहावरा है, उसकी बांछें खुल गई थी का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, उसके अंदर बहुत ही खुशी आ गई। उसकी बांछें खुल गई। वह अपना मस्कीजा बगल में दबाए हस्बे आदत जमा कर कदम रखता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसके बदन पर वही कल वाला स्याह कोट और पेवंद जुदा हाफ पैंट थी, और वही जो हाफ पैंट वो पहनता था वही हाफ पैंट पहन कर आया था और वही नंगे पैर वो चलता था। शाम को मैंने अमीर अली से इब्राहिम सक्का का जिक्र किया कि कल मगरिब बाद वो मुझे अपनी शायरी सुनाने आ रहा है। वो अमीर अली से बोलते हैं कि इब्राहिम जो सक्का है वो शेरो शायरी करता है और शाम में मुझे वो शेरो शायरी अपना सुनाने वाला है। अमीर अली हंस दिए, अमीर अली जो रहते हैं वो हंस दिए। अमीर अली को शेरो शायरी से कोई सुगफ नहीं थी। समझिए बच्चों, वो जो अमीर अली थे उनको शेरो शायरी से कोई मतलब नहीं था। सुगफ का मतलब होता है दिलचस्पी, उनको शेरो शायरी से दिलचस्पी नहीं थी। वो एक बसियार खोर और बसियार खाब इंसान थे। उसके बारे में अब ये बता रहे हैं बच्चों। इतने देर तक तो वो इब्राहिम जो सलाम बिन रज्जाक हैं वो बताएं इब्राहिम सक्का के बारे में। उसके पहले इन्होंने बताया इंस्पेक्टर ऑफिसर जो था, जो शेख साहब थे, उनके बारे में बताया। अब ये बताने वाले हैं बच्चों जो इनके साथ रह रहे थे, जो आए थे शेख साहब, उनके साथ जो रह रहे थे अमीर अली। अब अमीर अली के बारे में ये बताएंगे। वो कह रहे हैं कि वो एक बसियार खोर और बसियार खाब इंसान थे। कौन? अमीर अली। बसियार खोर का मतलब होता है बच्चों मुफ्त में खाने वाला। बसियार खोर का मतलब मुफ्त में खाने वाला। जैसे बच्चों मान लीजिए आप लोग फ्रेंड का आपका एक सर्कल है और आप लोग कहते हैं कि मैं चलो पार्टी मनाते हैं, और एक फ्रेंड आपका बोलता है कि मैं अपना पर्स घर पर भूल गया, तो बताइए वो क्या है? वो बसियार खोर है, वो मुफ्त में खाने वाला है। और बसियार खाब का मतलब होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा सोने वाला। जो अमीर अली थे वो बहुत ही ज़्यादा खाते थे और बहुत ही ज़्यादा सोते थे। खाब का मतलब ये मत समझ लीजिएगा बच्चों मतलब सपने देखने वाला नहीं, बहुत ही ज़्यादा सोने वाला इंसान थे। वह मुदर्रिसी की पेशे मतलब वो शिक्षक बने ही थे, मुदर्रिसी के पेशे में भी सिर्फ इसीलिए आए थे कि इसमें मेहनत कम और आराम ज़्यादा है। बहुत से बच्चे जो बहुत से लोग हैं बच्चों जो टीचर इसलिए बनना चाहते हैं कि इसमें आराम बहुत ज़्यादा है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है और आराम भी ज़्यादा है। तो वही कह रहे हैं कौन? शेख साहब उनके बारे में बता रहे हैं कि वो मुदर्रिसी, वो टीचर का पेशा इसलिए अख्तियार किए क्योंकि उनको पता था कि इसमें मेहनत कम है और आराम ज़्यादा है, क्योंकि वो बसियार खोर और बसियार खाब इंसान थे। अलबत्ता वो ट्यूशन खूब करते थे और वो बच्चों को ट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पढ़ाते थे। धूरन गांव, बच्चों ये एग्जाम में आता है कि इब्राहिम सक्का अफसाने में जिस गांव का जिक्र किया गया उसका नाम क्या है? तो धूरन गांव। धूरन गांव के लोग काफ़ी खुशहाल थे, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वहाँ के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थे। तिजारत और ज़राअत, बच्चों ज़राअत का मतलब होता है खेती और तिजारत तो समझते हैं बच्चों बिजनेस। तिजारत का मतलब बिजनेस। तिजारत और ज़राअत उनके अहम पेशे थे। और वो कौन सा काम करते थे? धूरन गांव के जो लोग थे वो कौन सा काम करते थे? पैसा कहाँ से आएगा, वो कैसे खुशहाल रहेंगे भैया? तो वो तिजारत करते थे, वो बिजनेस करते थे और खेती करते थे, इसलिए वो ज़्यादा खुश थे और वहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल होती थी और वो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। खूब मेहनत करते, खूब खाते और खूब बच्चे पैदा करते थे। वो खूब मेहनत करते थे, जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, वो खूब कमाते थे और उनकी जनसंख्या भी बहुत ही ज़्यादा थी। अभी यहाँ तालीम का चलन आम नहीं था और ये बात ये सिर्फ इतना थी, वहाँ पर दिक्कत ये था कि वहाँ पर तालीम का चलन, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे।
ताहम वह प्राइमरी स्कूल की हद तक बच्चों को जरूर तालीम दिलवाते। ताहम का मतलब होता है बच्चों फिर भी वो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी समझते हैं बच्चों 1 to 5, वह प्राइमरी स्कूल की हद तक बच्चों को जरूर तालीम दिलवाते। 1 से लेकर 5वीं तक जो तालीम होती है प्राइमरी, वहाँ तक बच्चों को वो जरूर पढ़ाते थे। बच्चों अब अगर आपके घर में बच्चों दादा दादी होंगे, आप उनसे पूछिएगा तो वो जरूर कहेंगे कि पहले के लोग ज़्यादातर चौथी पढ़कर छोड़ देते थे, या 1 से 5 तक ही वो ज़्यादा पढ़ते लिखते थे। चौथी तक स्कूल था वहाँ, तो पहले प्राइमरी बच्चों 1 to 4 ही था, अब तो 1 to 5 कर दिया गया है। चौथी तक स्कूल था। अक्सर बच्चे चौथी जमात कामयाब होने के बाद या तो कारोबार में लग जाते या खेतों में काम करना शुरू कर देते थे। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ के लोग क्या करते थे, तिजारत मतलब कारोबार बिजनेस करते थे और खेती करते थे। तो बच्चों जो मतलब वहाँ के लोग थे, वो जो बच्चे थे चौथी क्लास पढ़कर छोड़ देते थे और उसके बाद अपना बिजनेस संभालते थे या तो खेती करते थे। स्कूली तालीम के दौरान बच्चों को ट्यूशन दिलवाना यहाँ का आम रिवाज था। आज भी बच्चों रिवाज है, आज भी लोग सोचते हैं कि स्कूल बच्चा पढ़ने जाता है तो साथ में ट्यूशन भी जाएगा कि एक एक्स्ट्रा मेरा बच्चा जो है एक्स्ट्रा तेज हो जाएगा। उन स्कूली तालीम के दौरान बच्चों को ट्यूशन दिलवाना यहाँ का आम रिवाज था। सब लोग ट्यूशन अपने बच्चों को पढ़वाते थे। मुझे हैरत हुई जब अमीर अली ने बताया कि वो अपनी स्कूल की तनख्वाह से 2 गुना रकम ट्यूशन से कमाते थे। अमीर अली ने इनसे बताया शेख साहब से कि मैं ट्यूशन से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, जितनी स्कूल की जो तनख्वाह है उससे भी ज़्यादा मैं ट्यूशन से कमाता हूँ। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि ट्यूशन के लिए बच्चे टीचर के पास बहुत कम आते हैं, टीचर को इनके घर जाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि ट्यूशन जो होता है वो घर वाला होता है, बच्चे घर पर नहीं आते हैं, बल्कि मुझे ही बच्चों के घर जाना पड़ता है। यहाँ टीचर को ट्यूशन के लिए अपनी ढ्यूड़ी समझते हैं बच्चों, ढ्यूड़ी का मतलब होता है बच्चों घर, हवेली, मीम है ना बच्चों, आना कभी हवेली पर, तो ही करें। यहाँ टीचर को ट्यूशन के लिए अपनी ढ्यूड़ी, अपने हवेली पर बुलाना, अपने घर पर बुलाना। हम चश्मों का मतलब होता है यहाँ के लोगों में वक़ार की बात समझी जाती थी। वो अमीर अली से बोल रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे हमारे टीचर घर पढ़ने नहीं आते, बल्कि टीचर बच्चों के घर जाते हैं पढ़ने। ढ्योड़ी मतलब घर, और यहाँ पर जो बच्चों टीचर अगर घर पर जाता है पढ़ाने तो बहुत यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही वक़ार की बात समझते हैं, बहुत ही इज्जत वाली बात समझते हैं यहाँ के लोग। हम चश्मों का मतलब होता है लोग। वैसे यह लोग टीचर का काफ़ी ख्याल रखते थे, और ये जो लोग थे धुरन गांव के जो लोग थे टीचर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। गांव के खाते पीते घरों की जानिब से टीचरों के लिए रोज़ाना बारियां मुकर्रर थी। कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं गांव के खाते पीते घरों की जानिब से जो गांव में जो घर था, जो घर जो अच्छा मतलब वहाँ उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, तो वहाँ से टीचरों के लिए खाना आता था। बारिया का मतलब होता है बच्चों खाना, तो जो टीचर थे जो पढ़ाते थे उनके घर से उनके लिए खाना आता था। आज बच्चों जो मदरसा होता है उसमें जो मौलवी साहब होते हैं उनके लिए जो रहते हैं बच्चों, जो वहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे, तो उनके लिए भी जो एरिया होता है वहाँ पर खाने का इंतजाम किया जाता है। जिस घर में खाने की बारी हुई वहाँ एक रोज़ पहले किसी बच्चे के जरिया याद दुहाई करा दी जाती थी। जहाँ पर खाने का इंतजाम कराया जाता था, उस गाँव में जिस घर में खाने का इंतजाम करवाया जाता था, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पर जाकर बोल देते थे मदरसा की तरह। दूसरे दिन दोनों वक्त कमरे पर खाने का टिफ़िन पहुँचा दिया जाता था, और दूसरे दिन कमरे पर खाने का जो टिफ़िन है वो पहुंचा दिया जाता था। अमीर अली तो खैर इस तगारे के आदी हो गए थे, मगर मुझे शुरू में बड़ा तकलीफ़ हुआ। वो कह रहे हैं, ये जो शेख साहब थे वो कह रहे हैं कि दूसरे घर से खाना खाओ कितना अजीब लगता है, लेकिन ये जो अमीर अली थे इनको आदत हो गई थी, बल्कि शर्म भी महसूस हुई। मगर अमीर अली ने दलील दी कि इसमें शर्म की क्या बात है, यह हमारे मुल्क की कदीम रवायत का मतलब बहुत ही प्राचीन रस्म है, कदीम रवायत है। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि पुराने ज़माने के गुरु अपने शागिर्दों से पढ़ाने की फ़ीस नहीं लेते थे, बल्कि उनके शागिर्द उनके लिए भिक्षा मांग कर लाते और इसी पर उनका गुजारा होता था। जाहिर सी बात है, हाँ बच्चों, पहले के जो मतलब जितने भी आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो पढ़ाई होता था, तो वहाँ के जो गुरु थे वो अपने जो स्टूडेंट उनसे फीस नहीं लेते थे, बल्कि उनसे भिक्षा मंगवाते थे कि जाओ और खाने का इंतजाम तुम कर लाओ ताकि तुम भी खाओ और हम भी खाएं। ये हमारी रवायत है। सही बात है बच्चों, वो तो ठीक है। मैंने झिझकते हुए कहा, जो शेख साहब होते वो झिझकते हुए बोले चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, मगर हमें तो पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है और हम ट्यूशन फीस भी लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ट्यूशन फीस भी लेते हैं और पढ़ाने की हमें तनख्वाह भी मिलती है, तो फिर हम दूसरे घर का खाना क्यों खाएं। उस ज़माने में बच्चों जो था मतलब फीस नहीं लेते थे और सिर्फ मतलब भिक्षा मांग कर वो खाते थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तालीम का कोई मोल नहीं होता है। जो अमीर अली होते हैं वो बोलते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तालीम का कोई मोल नहीं होता है, तालीम अमूल है।
मैं चुप हो गया। अमीर अली एक आदि मुफ्त खोर थे, वो जो शेख साहब थे वो चुप हो गए, क्योंकि जो आदि मुफ्त खोर का मतलब होता है वो जो मुफ्त में खाने वाले थे और इनके सामने कोई जीतता नहीं था। इन्हें कायल करना आसान काम नहीं था। किनको? अमीर अली को हराना, कायल करना मतलब हराना इनको आसान काम नहीं था, वो बातों से जीत जाते थे। इब्राहिम सक्का के जिक्र पर उन्होंने हंसकर सिर्फ इतना कहा, जब इब्राहिम सक्का का जिक्र शेख साहब ने अमीर अली से कहा तो वो हंसकर बोले, शेख साहब यह सब फजूल की बातें हैं, शायरी वायरी तजिए औकात के सिवा कुछ नहीं। वो बोलते हैं तजिए औकात का मतलब होता है वक्त की जमा औकात, वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। शेर व शायरी वक्त की बर्बादी है, इसमें आप मत फंसिए। 2-4 माकूल ट्यूशन कीजिए। वो सलाह देते हैं अमीर अली इनको कि 2-4 माकूल मतलब अच्छा ट्यूशन कीजिए और पैसे कमाइए। इब्राहिम सक्का तो बस्ती में वैसे ही नेम पागल मशहूर है, आप इसके चक्कर में कहाँ पड़ गए। वो बोलते हैं कि वो पागल है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बच्चों आगे हम इसको पूरा कर देंगे। धन्यवाद।